नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में, और विश्व के प्रमुख अक्षांश रेखाओं के अंदर सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, कर्क रेखा। ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, कर्क रेखा। कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से गुजरती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर अगर मैं बात करूं अफ्रीका, और यहाँ पर एशिया, 1, 2, 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के अंदर ध्यान रखिएगा मैक्सिको से होकर के गुजरती है। अगर हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पर मिस्र है, अल अजीजिया है। ध्यान रखिएगा, मिस्र हैं, अल अजीजिया हैं, अफ्रीका के ये देश कर्क रेखा पर हैं। और अगर एशिया की बात करूं तो एशिया के ओमान, ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, आदि ये जो देश हैं, ये देश कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। अब अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं, उनका आपको ट्रिक याद रख लेना है। गुरा, मच्छ, झाप, त्रिमी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी कर्क रेखा पर अवस्थित 8 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश। या यूं पूछा जा सकता है, बताइए राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच कितने राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं? 3 राज्य। तो ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ट्रिक बिल्कुल सीक्वेंस में बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। गुरा, मच्छ, जाप, त्रिमी, इस तरीके से याद रखना है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर लंबवत चमकता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य सीधा या लंबवत 21 जून को चमकता है। 21 जून को चमकता है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। बड़ा दिन, छोटी रात होती है। ध्यान रखिएगा, 21 जून की बात कर रहा हूं, बड़ा दिन, छोटी रात। अब यहां पर हम बात करते हैं 21 जून को ही विश्व योग दिवस
मनाया जाता है। ये 21 जून 2015 से शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस मनाना शुरू हुआ है, संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो ये हमने बात करी है कर्क रेखा के बारे में। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये तो बात हो गई कर्क रेखा के बारे में। इन तमाम बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कर्क रेखा के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये तो हो जाएगी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा, तो भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। अमेरिका, उसके बाद में याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ आ जाता है एशिया का सेक्टर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का सेक्टर भूमध्य रेखा पर आ जाता है। अफ्रीका के कांगो, जायरे, ऐसे जो देश हैं वो इस भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, कांगो, जायरे आदि ऐसे देश यहाँ पर अवस्थित हैं। दक्षिण अमेरिका के जो वेनेजुएला वगैरह हैं ये इसके बिल्कुल पास पड़ते हैं। वेनेजुएला वगैरह ये बिल्कुल पास पड़ते हैं। एशिया के पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया वाला जो सेक्टर है ये है ना, तो ये तमाम यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अन्य नाम क्या हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विश्व का महान व्रत। ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोल घेरा जो है, गोला जो है, व्रत जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है। ग्रेट सर्कल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, और इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर 23 सितंबर और यहाँ पर 21 मार्च, इन 2 तारीखों पर भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है। ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर सीधा या लंबवत चमकता है। और सीधा और लंबवत चमकने का क्या परिणाम होता है? तो ध्यान रखिएगा, पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात समान हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दिनों में पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात समान समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, समान समान होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात पृथ्वी पर समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 2 तारीखों पर 23 सितंबर और 21 मार्च भूमध्य रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा
चमकता है। ध्यान रखिएगा, इसे मध्यांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य अक्षांश रेखा है। आगे हम बात करते हैं तीसरी बड़ी अक्षांश रेखा के बारे में। जीरो डिग्री अक्षांश, और यहां पर है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसका नाम रहेगा मकर रेखा। ध्यान रखिएगा, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मकर रेखा के नाम से जानी जाती है, मकर रेखा। अब हम बात करते हैं मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। इस दिन यहाँ पर क्या होगा? बड़ा दिन, छोटी रात। ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में सूर्य सीधा या लंबवत कितने डिग्री अक्षांश पर चमकता है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चमकता है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चमकता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब प्रश्न आता है कि ये किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती हैं, बीच में यहाँ पर अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी स्थानों से होकर के गुजरती हैं। अब हम बात करें कि दक्षिण अमेरिका में कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना, चिली आदि देश दक्षिण अमेरिका के इसके अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर ध्यान रखिएगा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, ब्राजील, याद रखिएगा ब्राजील इधर लिखना है, ब्राजील, और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा महाद्वीप ही है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से यह गुजरती है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील ये तो हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर ध्यान रखिएगा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना इन देशों से गुजरती हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती है मकर रेखा। 22 दिसंबर को यहाँ सूर्य सीधा चमकता है या लंबवत चमकता है, उसी दिन यहाँ सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ध्यान रखिएगा, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत या सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में अधिकतम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य सीधा चमकेगा 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को सीधा चमकने के बाद में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से इस मकर रेखा से सूर्य उत्तरायण की ओर होता है 14 जनवरी के दिन। 14 जनवरी के दिन उत्तरायण होता है, इसीलिए इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। मकर संक्रांति मनाया जाता है क्योंकि मकर रेखा से सूर्य नीचे उतर जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य नीचे उतर जाता है, तो अब यहाँ से सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, इसलिए इसे उत्तरायण माना जाता है। तो ये तो बात हुई अक्षांश रेखाओं के बारे में।
कि कौन कौन से प्रमुख अक्षांश हैं, कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं प्रमुखतः कौन कौन सी हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा गया है और ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ये इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को, इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर लंदन के ग्रीनविच अनुसंधानशाला के ऊपर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। इसे मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्यांतर रेखा, खड़ी मध्यांतर रेखा है। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। किसी जमाने में, ध्यान रखिएगा, किसी जमाने में माना जाता है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भारत के उज्जैन के ऊपर से निकलती थी, लेकिन बाद में इसे लंदन के ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजारा गया है, इसीलिए इस रेखा का नाम, ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। प्रधान याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। 0 डिग्री देशांतर भी इसका नाम चलता है। इसका एक प्रमुख नाम आता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी इसको कहा जाता है। पूरे विश्व की घड़ियों को इस 0 डिग्री देशांतर के टाइम से मिलाया जाता है। पूरे विश्व को, ये पूरी जो पृथ्वी है, इसके अंदर टोटल कोण बनते हैं इस ग्लोब पर 90 टोटल हो जाएंगे 360 डिग्री पृथ्वी खड़े खड़े घूमती हैं 24 घंटे में। तो जब 24 का भाग दिया इसमें तो हमारे पास आया 15, यानी 15 डिग्री के कोण पर पूरी पृथ्वी को 24 काल खंडों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, 24 कालखंड या 24 टाइम लाइन रेखाओं के अंदर बांटा गया है। पृथ्वी को 24 कालखंडों में बांटा गया है। ध्यान रखना, कालखंडों में बांटा गया है, 24 कालखंडों के अंदर इसको बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं पूरी पृथ्वी के बारे में। 15-15 डिग्री के 24 कालखंडों में पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। अब प्रश्न आता है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा, सवाल आता है, सबसे ज्यादा जो टाइम है, कालखंड हैं, किस देश के अंदर माने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, रूस के अंदर 11 कालखंड, 11 टाइमलाइन मानी गई हैं। सर्वाधिक लिख देता हूं मैं यहां पर, सर्वाधिक मानक समय रेखाएं रूस में
11 मानक रेखाएं हैं। कनाडा में 6 मानक रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। यूएसए में 6 मानक रेखाएं हैं। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, इनमें 3-3 टाइमलाइन हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, इनमें 3-3 टाइमलाइन है। अगर मैं बात करूं भारत, तो भारत के अंदर एक टाइमलाइन है। भारत के अंदर एक टाइमलाइन है, एक, और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का टाइमलाइन है, ध्यान रखिएगा, जो कि 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे हैं। 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, ध्यान रखिएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं भारत का टाइम। अभी हम बात करेंगे कि ये इस प्रकार से कैसे आया है। जैसे आप देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पूरब में अधिकतम देशांतर आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पश्चिम में भी अधिकतम देशांतर आएगा 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री। ये पश्चिमी देशांतर है, वो पूर्वी देशांतर है। अब आप देखिए, 180 और 180 टोटल हो जाएंगे 360 डिग्री, और पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगाती है। 24 घंटे का भाग इसमें दिया तो यहाँ पर आया 1 घंटा, और यहाँ पर आ जाएगा 15 डिग्री। 360 डिग्री था, ये 24 घंटे थे, तो यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 15। 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट। 60 मिनट 15 डिग्री। अब आप देखिए, 60 मिनट में जब हमने 15 डिग्री का भाग दिया तो इसमें आया है 4 मिनट का समय, और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या है? देशांतर। 1 डिग्री क्या है? देशांतर। यानी पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। और जब हम बात करते हैं कि एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 देशांतर में कितना समय लगेगा? 4 से जब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 1440 मिनट आ जाएंगे। और 1440 मिनट के अंदर जब हम भाग देते हैं 60 का, तो जब हम इसमें 60 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 घंटे बराबर 1440 हो जाएंगे, और 24 घंटे इसका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में जो हमें समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। और भारत जो है वो यहाँ पर 82.5 डिग्री देशांतर पर है। भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर है भारत की अवस्थिति। तो अब आप देखिए, 82.5 डिग्री है, तो हम 82 को 4 से गुणा कर लेते हैं। 8 8 चौक 32,
ठीक है। अब ये आधा देशांतर, एक देशांतर जाने में 4 मिनट का समय, आधा देशांतर जाने में 2 मिनट का समय, तो 28 के अंदर 2 मिनट और जोड़ देता हूं, 330 मिनट। 300 मिनट के 5 घंटे हो जाएंगे, 300 मिनट के 5 घंटे हो जाएंगे। 300 मिनट में जब 60 का भाग देंगे तो 5 घंटे हो जाएंगे। तो हमारे पास सीधा समय आ गया 5 घंटे 30 मिनट। इस 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय आगे है, ध्यान रखना। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर समय हुआ है 1:15, 1:15, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें भारत में उस समय समय क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सीधे 5.5 घंटे आगे करना है आपको, 5.5 घंटे आगे करना है। तो 1 के अंदर 5 जोड़ देंगे अपन, 6:45 मिनट का समय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 5.5 घंटे जोड़ने हैं, तो भारत में वो समय हो जाएगा 6:45 मिनट का समय हो जाएगा। तो ये तो बात हुई 0 डिग्री देशांतर के बारे में। इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं कि 180 डिग्री देशांतर कौन सा वाला है, तो ध्यान रखिएगा इसे पूर्वी व पश्चिमी दोनों नामों से आप जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर दोनों नामों से जान सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जैसे ये हो गई 180 डिग्री रेखा, इधर इसके हो गया पूरब और इधर इसके हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। ध्यान रखिएगा पूरब और पश्चिम। यहाँ समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पर हो गया एशिया और यहाँ पर हो गया कनाडा, ठीक है, पूरब और पश्चिम की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर सोमवार है, यहाँ पर अगर सोमवार है तो यहाँ पर रविवार होगा उसी तारीख को, यहाँ पर अगर सोमवार है तो जब अगर इस लाइन को हम क्रॉस कर लेंगे, 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करके इधर आएंगे, तो यहाँ पर हम रविवार में आ जाएंगे, हमें एक दिन और मिल जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा पूरब से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे ये सोमवार है तो यहाँ तो रविवार हुआ ना, रविवार हुआ तभी तो एक दिन मिला हमें, क्योंकि यहाँ हम रविवार में पहुंच गए, अगला दिन वापस सोमवार आएगा, तो हमें 24 घंटे का टाइम और मिल जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन का समय बढ़ जाता है। और ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है या घट जाता है। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बेरिंग सागर के अंदर पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा पश्चिम बेरिंग सागर
ये है पूरब। तो बेरिंग सागर में इसको पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री देशांतर के बारे में। 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम की ओर बेरिंग सागर के अंदर मोड़ा गया है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेरिंग सागर के अंदर इसको पश्चिम की ओर मोड़ा गया है 180 डिग्री देशांतर को, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों के बारे में।